हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इतिहास के अध्ययन का सबसे प्रमुख आधार क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऐतिहासिक स्रोत। दोस्तों, ऐतिहासिक के अध्ययन का सबसे प्रमुख आधार ऐतिहासिक स्रोत हैं। इतिहास इन्हीं स्रोतों के आधार पर अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत जो है दोस्तों वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत होते हैं जैसे शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, भवनों के अवशेष, उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं। और साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और अर्थशास्त्र आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐतिहासिक स्रोत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभी बताया दो प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों के दो प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्यिक एवं पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसमें पुराण जो है वो शामिल नहीं है, बाकी के अभिलेख, सिक्के, स्मारक ये सभी शामिल हैं। पुराण पुरातात्विक स्रोत नहीं है बल्कि साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में शामिल हैं अभिलेख, सिक्के, स्मारक एवं भवनों के अवशेष और मूर्तियां, ताम्रपत्र, उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक स्रोतों में कौन सा शामिल है? शिलालेख, सिक्के, वेद या फिर मूर्तियां? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, वेद जो है वो शामिल हैं। वेद साहित्यिक स्रोतों में शामिल हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। इससे हमें प्राचीन भारत के धर्म, समाज, संस्कृति, राजनीति और आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है एपिग्राफी। दोस्तों, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है और अभिलेख वे लेख होते हैं जो पत्थरों, स्तंभों, ताम्रपत्रों, गुफाओं और मंदिरों की दीवारों पर लिखे जाते हैं। और इन अभिलेखों से हमें प्राचीन राजाओं, प्रशासन, युद्धों, धर्मों और शमान की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है और प्राचीन सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है उस समय के शासकों के बारे में, राज्य की अर्थव्यवस्था, व्यापार, धर्म और संस्कृति के बारे में। प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, पेलियोग्राफी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है और पेलियोग्राफी की सहायता से इतिहासकार ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और अन्य प्राचीन लिपियों को पढ़ते और समझते हैं। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? महाभारत, रामायण, ऋग्वेद या फिर अर्थशास्त्र? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत माना जाता है।
ये चारों वेदों में सबसे प्राचीन है और इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है प्रारंभिक वेद समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति और आर्थिक जीवन के बारे में। चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद जो है वो दोस्तों इन चारों वेदों सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में, जिसमें सामवेद जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति, स्मृति, पुराण या फिर उपनिषद? तो राइट आंसर है प्रश्न का ऑप्शन ए, श्रुति कहा जाता है। दोस्तों वेदों को श्रुति कहा जाता है और श्रुति का अर्थ है जो सुना गया हो। मान्यता है कि वेदों का ज्ञान ऋषियों ने ईश्वर से श्रवण प्राप्त किया था, इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है। और वहीं स्मृति उन ग्रंथों को कहा जाता है जिन्हें ऋषियों ने स्वयं लिखा या संकलित किया, जैसे मानुस्मृति या यवल स्मृति आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषदों किस प्रकार के साहित्यिक स्रोत हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैदिक साहित्य। दोस्तों उपनिषद वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग हैं। उपनिषद में मुख्यतः रूप से आत्मा, ब्रह्मा, ईश्वर और दर्शन से संबंधित विचार मिलते हैं और वैदिक साहित्य के प्रमुख भाग हैं वैदिक ब्राह्मण और वैदिक साहित्य के प्रमुख भाग हैं दोस्तों वेद, उपनिषद। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 12, 16, 18 या फिर 20? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वेदों की जो कुल संख्या है वो 18 मानी जाती है। सॉरी, पुराणों की संख्या। हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण माने जाते हैं और इन पुराणों में धर्म, इतिहास, भूगोल, वंशावली, सृष्टि की उत्पत्ति और विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित जानकारी मिलती है। और कुछ प्रमुख पुराण हैं जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण। रामायण के रचयिता कौन हैं? तो रामायण के रचयिता हैं दोस्तों ऑप्शन बी, वाल्मीकि। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण में भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्श चरित्र, वनवास, रावण वध और अयोध्या वापसी का विस्तृत वर्णन मिलता है। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए इसे शतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। और भगवत गीता भी महाभारत के भीष्म पर्व का ही एक भाग है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन बी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और यह ग्रंथ मौर्य काल का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इसमें विस्तार से वर्णन मिलता है शासन व्यवस्था, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, कूटनीति, सेना और न्याय व्यवस्था का। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, काल्हण। दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक काल्हण हैं। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक है और इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी और इसे भारत में इतिहास लेखन की परंपरा का
महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बाण भट्ट। हर्षचरित्र के लेखक दोस्तों बाण भट्ट हैं और बाण भट्ट सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखी गई एक महत्वपूर्ण जीवनी है जिसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन और उनके शासनकाल का वर्णन मिलता है। इंडिका के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे और मेगस्थनीज यूनानी राजदूत थे जिन्हें सेल्यूकस निकेटर्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान यहाँ की शासन व्यवस्था, समाज, संस्कृति, प्रशासन और लोगों के जीवन का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया। मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फायान भारत के शासक के समय आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान एक चीनी बौद्ध यात्री था जो गुप्त वंश के शासन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वह लगभग 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच भारत में रहा और फायान का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अध्ययन, बौद्ध ग्रंथों का संग्रह और भारत के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना। और उसने अपनी यात्रा का वर्णन फोको की नामक पुस्तक में किया है। हुएनसांग भारत के शासक के समय आया था। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी हर्षवर्धन। दोस्तों हुएनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री था जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह लगभग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा और भारत आने का उसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अध्ययन, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना। ये उसका मुख्य उद्देश्य था और उसने अपनी यात्रा का वर्णन सीयू की नामक पुस्तक में किया। इत्सिंग किस देश का यात्री था? यूनान, चीन, अरब या फिर फ्रांस का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन का। तो दोस्तों इत्सिंग जो है वो चीन का प्रसिद्ध बौद्ध यात्री था। वह 7वीं शताब्दी में भारत आया था और उसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अध्ययन करना, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना। उसने भारत और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी हरिशेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी और हरिशेन सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित है और इस प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की विजयों, उसके शासक, शासन और व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति के शासक से संबंधित है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। यह प्रशस्ति प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर अंकित है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी और प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, उसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में और उसकी प्रशासनिक क्षमता और उसके व्यक्तित्व के बारे में। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी ब्राह्मी, खगोष्ठी, यूनानी, यानी इन तीनों भाषाओं में
इन तीनों लिपियों में लिखे गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, सम्राट अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लिपियों में लिखे गए हैं। जैसे मुख्य लिपियां थी ब्राह्मी लिपि भारत के अधिकांश भागों में, खगोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिमी भारत में, और यूनानी लिपि अफगानिस्तान क्षेत्र के कुछ अभिलेखों में। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और उनके इस कार्य के बाद सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ना संभव हुआ, जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई थी, और इसके प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। एएसआई का मुख्य कार्य है प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा, पुरातात्विक उत्खनन, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के प्रथम महानिदेशक थे, और एएसआई की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी, और उसी समय अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका पहला महानिदेशक बनाया गया। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास के पुनर्निर्माण में सबसे विश्वसनीय स्रोत किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पुरातात्विक स्रोत को। इतिहास के पुनर्निर्माण में सबसे विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष और वास्तविक साक्ष्य प्रदान करते हैं, जैसे शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, स्मारक, उत्खनन से प्राप्त अवशेषज्ञ। इन स्रोतों के आधार पर इतिहासकार प्राचीन सभ्यताओं और घटनाओं का सही अध्ययन कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।